नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। एक वक्त था जब सहरसा के किसी भी घर में पढ़ाई की बात होते ही एक तयशुदा धारणा बन जाती थी। अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पटना, कोटा या दिल्ली जाना ही होगा। प्रतियोगी परीक्षाएं हो, बोर्ड की तैयारी हो या अंग्रेजी बोलने जैसी जरूरी स्किल, सब कुछ बाहरी संभव माना जाता था। इस सोच के साथ जुड़ा होता था भारी खर्च, परिवार से दूरी और छात्रों पर बढ़ता मानसिक दबाव। लेकिन अब सहरसा की तस्वीर बदल रही है। यहां सिर्फ जेई, नीट या प्रतियोगी परीक्षाओं की ही नहीं बल्कि बोर्ड परीक्षा की मजबूत तैयारी, फाउंडेशन कोर्स, अंग्रेजी स्पीकिंग और बाकी स्किल आधारित कोर्स के भी विकल्प तैयार हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या सहरसा अब शिक्षा के हर स्तर पर आत्मनिर्भर बन चुका है? आज की चर्चा इसी बदलती हकीकत को समझने और सामने रखने की है। और इसके लिए मेरे साथ एक शानदार पैनल है और पैनल ऐसा कि सहरसा जिले में इनकी धाक है। यानी कि ये चारों जो हमारे गेस्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, डॉक्टर चंदन कुमार जो कि प्रगति क्लासेस से हैं, मिस्टर ऋषि कुमार ये मोशन क्लासेस से हैं, और मिस्टर निखिल सिंह राजपूत आकाश इंस्टीट्यूट से, मिस्टर विशाल सिंह मेंटोर्स एजुसर्व से, और इसके अलावा हमारे रेजिडेंट एडिटर मथुरेश। आप पांचों से ये समझेंगे कि आज सहरसा खासकर कोचिंग के क्षेत्र में कहां है और कहां जाने की संभावना है। सबसे पहले मथुरेश जी से सवाल, क्या सहरसा में पढ़ाई का माहौल सच में बदल चुका है? आपको क्या लगता है? देखिए प्रेम सर, आज जो हमारे पैनल में है, सबसे पहले तो जो शिक्षा जगत में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं सहरसा इलाके में, कोसी इलाके में, वो लोग जुड़े हुए हैं। और अगर बात करते हैं तो शिक्षा जगत में अगर देखें खास करके तो 10+2 में जो भी है, पहले बच्चे यहाँ से बाहर जाते थे और जो भी पढ़ाई के लिए बाहर जाना होता था। लेकिन अब क्या है, सहरसा और आसपास के इलाके के जो बच्चे होते हैं, चाहे कोसी जोन के हो, तो वो यहीं पर रुकने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। उसको लेकर के कई बातें हैं सर। कोटा को लेकर के था, जो लोग पहले बच्चे पढ़ाने के लिए कोटा भेजते थे, दिल्ली जाते थे, ऐसे तमाम एरिया जाते थे। लेकिन अभी जब देखिएगा तो सहरसा इतना डेवलप हो चुका है, सहरसा में एजुकेशन को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने सजग है, जो अब बच्चों को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप के पास रह करके अच्छे माहौल में जो है पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारे जो पैनल है वो बेहतर इस पर जो और भी डिस्कशन कर सकते हैं सर। मैं उसी पर आ रहा हूं और मैं आऊंगा विशाल जी के पास भी, चंदन जी के पास भी और ऋषि जी के पास भी। लेकिन उससे पहले निखिल सिंह राजपूत, आप आकाश इंस्टीट्यूट से हैं, आप ये बताइए कि पहले बच्चों को पटना या कोटा जाना पड़ता था, आज क्या वो सहरसा में ही रहकर पढ़ाई करना पसंद कर रहे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेनली क्या है सर कि जो आकाश का ओरिजिन है वो दिल्ली से है। दिल्ली जनकपुरी और साउथ एक्स में हमारा 2 ब्रांच हुआ करता था। धीरे धीरे हम लोग पटना आए। पटना से अभी हमारा ब्रांच सहरसा मधेपुरा में भी स्थित है। मेनली हम लोग जो प्रॉब्लम देख पा रहे थे कि अगर कोई बच्चा आ भी रहा है कोटा, दिल्ली, पटना, तो आफ्टर 10th ही मूव कर पाता है। और आपको पता है कि 11th क्लास और 12th क्लास 9th और 10th से रिलेट करता है। तो जो बच्चे हमारे यहाँ चल के आते थे उनकी जो बेसिक्स थी वो काफ़ी वीक थी, उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत हमें करना पड़ता था। तो हमने ये सोचा कि अगर हम उनके घर पे चले, क्योंकि 10th-12th से पहले तो गार्जियन भेजेंगे नहीं बच्चों को कहीं पे, तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके एक कैंपनिंग चलाया और फाउंडेशन के बच्चों को, हम लोग 3 तरीके के बच्चों को पढ़ाते हैं, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन और आपका जेई नीट। तो 7th से लेकर 10th तक के बच्चों का जो बेस होता है एनसीईआरटी लेवल पे, जिससे कि एकदम से बच्चा प्रेशर में ना आ जाए 10th के बाद, तो वो बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे हमें सहरसा में भी, मधेपुरा में मिले। और हमारा आई होप इस साल हमारा फर्स्ट ईयर है रिजल्ट के लिए और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी है कि बहुत अच्छा करेंगे बच्चे।
हमारे निखिल यहाँ। जी थोड़ा तो ये तेज बोलेंगे अगर आप, क्योंकि आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है, सुनने में दिक्कत अभी हो आ रही है। निखिल जी थोड़ा तेज बोलिए। अभी आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी जी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, मेनली क्या है ना सर कि हम लोग फाउंडेशन को सोच के, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो हम लोग मधेपुरा और सहरसा में आने का मेन जो रीजन था हमारा कि फाउंडेशन 7th 8th 9th 10th के जो बच्चे हैं उनको हम लोग एक बेस दे, अच्छा बेस दे, ताकि आफ्टर 10th वो एकदम से ये ना देखे कि हमें कंपटीशन के किस माहौल में लेके जाया जा रहा है, और उनको 7th से ही थोड़ा थोड़ा एक डोज मिलना चालू हो जाए कि आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जेई है, नीट है, एनडीए है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो उसको बच्चा 7th क्लास से ही जानने लग जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है कि जब कोई बड़ी कोचिंग संस्थान आपके घर के पास होता है तो बाहर से जो टीचर्स होते हैं वो मूव करके आपके घर के पास आ जाते हैं, और एक छत के नीचे ही आपको सारे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी सबकी पढ़ाई मिल जाती है, और आकाश का जो 36 साल का सपोर्ट है वो भी मिल जाता है। आकाश का जो 36 साल का अनुभव है वो भी मिल जाता है। विशाल सिंह हमारे साथ हैं, ये मेंटोर्स एजुसर्व से हैं। विशाल जी ये बताइए कि सहरसा में आज किस तरह की पढ़ाई उपलब्ध है, और सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड और स्किल कोर्सेज भी उपलब्ध हैं? जी सभी को नमस्कार। सहरसा में जो अभी प्रेजेंट में खास करके कुछ यदि हम लोग लॉकडाउन से पहले तक की बात करें तो मुख्यतः जो है 10th-12th का बोर्ड तक ही सीमित था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है खास करके जेई, नेट और प्रतियोगी परीक्षा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक अच्छा व्यवस्था विभिन्न कोचिंग संचालकों द्वारा दिया गया, जिससे कि छात्र यहाँ रुकने लगे। और मेन हम लोग का एम है कि सहरसा को हम लोग एक एजुकेशन सिटी के रूप में डेवलप करें। आज भी सहरसा को जैसे हम लोग को डिनोट करना होता है तो बस एक फ्लडेड कैपिटल के रूप में हम लोग इसको जानते हैं कि फ्लड कैपिटल ऑफ इंडिया या फ्लड कैपिटल ऑफ बिहार कह लें इसको हम लोग। तो मेन है कि यहाँ पे हम लोग रिजल्ट भी करें, और खास करके हम लोग का मेन फोकस है खास करके मेंटर सेडू सहरसा की तरफ से जो हम लोग की कोशिश है कि रैंक हासिल करें हम लोग, क्या रिजल्ट के साथ साथ रैंक हासिल करें। जैसे लास्ट ईयर ही हम लोगों का फर्स्ट ईयर था, तो हमारे यहाँ से एक बच्ची का बहुत अच्छे रैंक 348 रैंक के साथ उन्होंने अभी एम्स देवघर में एडमिशन लिया है। तो हम लोग सभी जितने भी कोचिंग संचालक हैं, जो भी हैं, सभी का एक ही ध्येय है कि इसको हम लोग एजुकेशनल सिटी के रूप में डेवलप करें, क्योंकि हम लोगों के पास संसाधन कम है, और खास करके यहाँ के छात्रों को, यहाँ के पेरेंट्स को एक जो सुविधा वो बाहर खोज रहे थे वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल सके। जिससे कि एक बहुत बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ा चीज है कि एजुकेशनल सपोर्ट तो सभी जगह मिल जाता है, बट एक इमोशनल सपोर्ट जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है वो उसके पेरेंट खास करके दे सकते हैं, और जो घर से जुड़े लोग हैं या जो आसपास के लोग हैं। तो हम लोग वही चीज कैटर कर रहे हैं, और फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन से लेके हम लोग उसको नर्चर करते हुए एक दिन रैंक जरूर लाने की कोशिश करेंगे, और लाएंगे भी जरूर। मिस्टर विशाल कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, और जो कुछ अभी हो रहा है उससे बेहतर करने की भी कोशिश है। मिस्टर ऋषि, मैं आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर चंदन कुमार प्रगति क्लासेस चलाते हैं। डॉक्टर चंदन, आप ये बताइए कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सहरसा में आज छात्रों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और साथ में मैं ये जानना चाहूंगा कि बोर्ड परीक्षा 10th तक तो ठीक है, लेकिन जब आप 12th में बोर्ड की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रतियोगिता भी आपको, मतलब कंपटीशन की भी एग्जाम देने होते हैं, खासकर जो जेई है या नीट है उसके लिए। तो आप लोग कैसे प्रगति क्लासेस को लेकर चल रहे हैं? जी नमस्कार सभी लोगों को। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यार 9th-10th में चलो बच्चे बोर्ड को लेके थोड़ा ये रहते हैं, लेकिन अब ऐसा दौर आ गया, सब जो बच्चे 9th-10th में पढ़ते हैं वही सेम सिलेबस 11th-12th का होता है। दूसरी बात क्या है, जो बच्चों को हमारे अनुसार से तो बच्चों को सिर्फ बोर्ड को ख्याल में रख के नहीं पढ़ना चाहिए, एक नॉलेज पर्पज के लिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग 10 साल से यहाँ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं सहरसा में, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन रहता है, हम बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जबकि हमारे अनुसार से सिलेबस दोनों का सेम है, सिर्फ क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और बच्चे के पास यदि सही नॉलेज हो तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, बच्चे आराम से उस चीज को कर सकते हैं।
बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो आंसर लिखने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन नॉलेज या सिलेबस तो सेम होता है। इसलिए हमारे अनुसार से इस पैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और शिक्षा जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों से हमारा यही आग्रह रहता है, सो बच्चों के अंदर एक जागरूकता फैलाना, तो बच्चे ना बोर्ड पास करने के लिए पढ़े, ना कंपटीशन के लिए, वो नॉलेज के लिए पढ़े। तो निश्चित है वो नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो अपने भविष्य में बेहतर कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम दे दें, बच्चे बोलते हैं हमको सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, तो उसके वजह से वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स पर उतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है न्यूमेरिकल्स तो बस कंपटीशन में पूछा जाता है, बोर्ड में तो पूछा नहीं जाता है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल्स बनाना जरूरी है। इसलिए जो बच्चे के मन में कंफ्यूजन है, या बहुत सारे पेरेंट्स के मन में भी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए, और ये दूर करने का जिम्मेदारी भी हम ही लोगों के ऊपर है। तो हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, प्लस हम भी अपने बच्चों से या हम लोग से जितने भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यही हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे को आप जो पूरा सिलेबस है, जिस तरह से पढ़ना चाहिए, किसी भी खास करके साइंस सब्जेक्ट, जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं बनाते हैं, उसका क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। और बच्चे के दिमाग में ये सेट रहता है, न्यूमेरिकल्स बनाने का मतलब कंपटीशन, और नहीं बनाए सिर्फ थ्योरी पढ़े तो वो बोर्ड का तैयारी हो गया। तो हम लोग ये जी। दोनों चीज पर फोकस करते हैं। जैसे बड़े शहर के बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है, मेनली कंपटीशन पर फोकस किया जाता है, लेकिन हम लोग बोर्ड को भी लेके चलते हैं। 11-12 के साथ साथ जो है उसका जो बोर्ड का प्रिपरेशन होता है। दूसरी एक और बात, जब शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हो रही थी, एक और जो निगेटिव कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में है, जो भी बच्चे को देखते हैं सिर्फ बोर्ड पर्पस के लिए पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, 11th में उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है बोर्ड में तो सिर्फ 12th का पूछा जाता है। उसी तरह से 9th में बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो 10th में देते हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होता है। इससे क्या होता है, बच्चों का जो बेसिक्स होता है ना, वो काफी कमजोर हो जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं इस बात को, जो 11th का कंसेप्ट जिन बच्चों का क्लियर नहीं है, वो बच्चे 12th में बेहतर कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन दुर्भाग्य है, बहुत सारे जगह पर 11th अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है, दिसंबर जनवरी में जो है आपको 12th शुरू कर दिया जाता है। तो इसके लिए हम आग्रह करेंगे पैनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जागरूकता फैलाएं इस चीज का, 11th पर फोकस करें। और 11th पर तब बच्चे फोकस करेंगे जब उसके दिमाग में डाला जाएगा कि बोर्ड और कंपटीशन कोई अलग नहीं है। आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ाई करें, आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करें। तो इस चीज के लिए जी। निश्चित है जागरूकता फैलाने की जरूरी है। और भविष्य में हमको उम्मीद है, सहरसा जिस तरह से अब धीरे धीरे एजुकेशन हब बनते जा रहा है, पहले जिस टाइम में हम लोग इंस्टीट्यूट खोले थे, उस टाइम में शहर की स्थिति भी काफी खराब थी, ना सही जी ढंग का रोड था, डॉक्टर चंदन मैं दोबारा आऊंगा आपके स्टेशन पास। अच्छा था। डॉक्टर चंदन दोबारा आऊंगा मैं आपके पास। मिस्टर ऋषि कुमार हैं, मोशन क्लासेस से हैं। ऋषि जी, थोड़ा सा आप समझाइए कि क्वालिटी को लेकर क्या सहारा में पढ़ाई का जो स्तर है वो पटना और कोटा जैसी जो जगह है उसके बराबर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर, सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार। क्वालिटी की जब तक हम लोग बात करें तो यहाँ क्वालिटी पर्पस, और जैसा कि चंदन सर अभी बता रहे थे कि हम लोग बच्चों को उस स्तर से पढ़ाई करवा रहे हैं कि वो कंपटीशन फेस करे। मेनली अगर हम लोग बात करें तो उस बच्चे में हम लोग क्वालिटी भर रहे हैं, नॉलेज भर रहे हैं। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आए, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो या जेई एडवांस का हो, तो हम लोग अगर बच्चों को उस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, तो हकीकत में बच्चे को क्वालिटी मिल रहा है, तभी जाकर के सहरसा से सिलेक्शन हो रहा है। आज शहर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सहरसा से पढ़ करके आज बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बने हुए हैं, आईआईटी कॉलेज में गए हुए हैं, उसके बाद एनआईटी कॉलेज में गए हुए हैं। तो देश के बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज में जो है आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चंदन सर के द्वारा हो, हम लोगों के द्वारा, और जितने भी सारे हमारे शिक्षाविद हैं उन सभी के द्वारा। तो हकीकत बात है कि सहरसा में अभी क्वालिटी बहुत अच्छा से मिला जा रहा है। और जो भी टीचर्स हैं, हम लोग बाहर से टीचर्स मंगाते हैं, या जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़े लिखे रहते हैं, या वैसे टीचर्स जो मान लीजिए ऑलरेडी डॉक्टर बैकग्राउंड से हो, आईआईटीएन हो, एनआईटीएन हो, वही लोग हमारे यहाँ टीच करते हैं हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि हकीकत में बच्चों को हम लोग उस तरीके का एजुकेशन दे पाते हैं। जी, मैं आऊंगा, बाकी जो हमारे मेहमान उनके पास भी आऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे रेजिडेंट एडिटर मथुरेश के पास जाना चाहिए। मथुरेश जी, आप ये बताइए, जो एक आम धारणा है वो धारणा ये है कि छोटे शहर की जो कोचिंग है वो सिर्फ नाम की होती है और वहां पर पढ़ाई या रिजल्ट वैसा नहीं होता है। घर वालों को भी लगता है कि बच्चा जब तक कोटा नहीं जाए, जब तक वो दिल्ली ना जाए और कहीं और बड़े शहर में ना जाए, हम पटना की भी बात कर लें, तो तब तक उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमने कुछ किया नहीं बच्चे के लिए। अब बच्चे को भी ये लगता है
कि कोचिंग का मतलब है कि घर के पास कोचिंग कैसा भाई, जब तक कोटा नहीं गए इंजीनियरिंग के लिए और नीट के लिए, मेडिकल के लिए। तो आपको क्या लगता है धारणा कितना बदला है, और छोटे शहर की जो मानसिकता है उसको बदलने के लिए क्या और कुछ हो सकता है? सर सबसे पहले ये देखना होगा, जो कोटा जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए, वो बिहार, यूपी और पूर्वांचल के क्षेत्र के लोग ही जाते थे, ज्यादातर वहां बच्चे पढ़ते थे। सभी शिक्षाविद है, सभी जानते हैं। और जो पढ़ाने वाले थे वो भी जो है यहीं के थे, और दोनों जो है वहां जाके एक पढ़ रहे हैं और एक दूसरा पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो बिहार के लोग पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए कोटा चले जाते थे। अब क्या हुआ, जो बच्चे यहीं रुकने लगे, धीरे धीरे ये गार्जियनों की भी मानसिकता चेंज होती गई। हमने कई शिक्षाविद से बातचीत की है, इससे पहले कई लोगों से डिस्कशन किया है, जो क्या चेंजेज आया है। तो यही बोले, जो लोगों को भी धीरे धीरे अब जो है यह चेंजेस आने लगा है मन में, जो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजे, जब वही बच्चे यहीं पर पढ़ सकते हैं, और वही टीचर जो यहाँ से जाके वहां पढ़ा रहे हैं वही इसी संस्थान में आके पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पेरेंट्स के नजर के सामने रहते हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं जो अब ये हमारी नजर के सामने है, किसी तरह की जो है कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हो बच्चे की जो नुकसान हो। तो पेरेंट्स अपने आंख के सामने में बच्चे को रख करके और सहरसा में पढ़ा रहे हैं। ये सहरसा ही नहीं, सहरसा और आसपास के इलाके में जितने बच्चे हैं अब वो बाहर जाने के बजाय अब यहीं पर रहना चाह रहे हैं। और ये सहरसा में सर देखेंगे काफी इंस्टीट्यूट खुले हैं, 4 तो हमारे सामने पैनल में है, जो अच्छे अच्छे संस्थान चला रहे हैं। इनके पास सैकड़ों की संख्या में बच्चे हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो यानी कि अगर कहेंगे तो कोसी जो हमारा है वो अच्छा कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। जो पहले बच्चे जाते थे बाहर, अब वो उनकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि कोटा को लेकर के भी काफी विवाद बीच में हुआ था, और वो भी मामला था जो बाहर जो बच्चे जा रहे हैं वहां पर भी दिक्कतें थी। लॉकडाउन के बाद बहुत सारी तस्वीरें बदल गई है। अब हमें लगता है जो कोसी जोन में जो है शिक्षा का हब सहरसा बनने जा रहा है। मथुरेश, मैं आप ही के जवाब से सवाल निकाल रहा हूं, और उसी सवाल को लेकर मैं निखिल सिंह राजपूत के पास जा रहा हूं, जो कि आकाश इंस्टीट्यूट से हमारे साथ हैं। निखिल जी, ये बताइए कि जो रिजल्ट की जो बात कर रहे थे कि रिजल्ट बढ़िया हो रहा है, तो अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो क्या सहरसा के बच्चे आज पटना और कोटा और दिल्ली, अगर उनकी हम तुलना करें तो वहां के छात्रों को टक्कर दे पा रहे हैं? आपका जो इंस्टीट्यूट है सहरसा में वो टक्कर दे पा रहा है? सर देखिए, रिजल्ट की हम बात करें तो हमारा तो ये फर्स्ट ईयर होगा जो मार्च में बच्चे एग्जाम देंगे फरवरी में। बट सर हमारे यहाँ ही सहरसा ब्रांच पे 10 ऐसे बच्चे हैं जिनका 95% से ऊपर रिजल्ट है। कहीं ना कहीं उन्होंने सहरसा में ही पढ़ के रिजल्ट लाया है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि उनको हमने पढ़ाया, आकाश ने पढ़ाया, उनकी रिजल्ट्स कहीं ना कहीं सहरसा में पढ़ के आई है। और निखिल जी, थोड़ा आपको तेज बोलना पड़ेगा, ऑडियो में आपकी थोड़ी सी दिक्कत है, धीरे आवाज आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। अभी आवाज आ रही है सर मेरी? नहीं, आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा तेज बोलिए बस, लाउडर। अभी सर आ रही है आवाज मेरी आपको? जी कंटिन्यू। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जो एडमिशन्स लिए हैं उनके काफी बेहतर रिजल्ट है, मतलब 95% से ऊपर। हमारे यहाँ 10 से 15 बच्चे हैं, तो वो सहरसा में ही पढ़ के उनका रिजल्ट आया है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से पढ़ के आए हैं, वो सहरसा से ही पढ़ के रिजल्ट लेके आए हैं। और जहां तक की अभी बात हो रही थी सर, जो अभी मथुरेश सर से बात हो रही थी बाहर जाने की, मैंने अपने पिछले साल जब मैं काउंसलिंग टेबल पे था तो मैंने अपने ओन एंड सोल पे 2 गार्जियन को बोला कि सर आप बच्चों को लेके पटना जाइए एक बार, क्योंकि बच्चा फ्रीडम खोजता है आफ्टर 10th। आप एक बार उनके साथ एडमिशन के लिए जाइए और 2 दिन वहां रह के देखिए कि वहां का जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग्स खराब होते हैं सर, माहौल एक बच्चे के पढ़ाई में माहौल बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और आपको लगता है सर कि 10 में से 9 बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनको बोलना पड़ता है कि बाबू आप रिवीजन के लिए आओ, बाबू आप क्लासेस के लिए आओ, बाबू आप एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आओ। क्या वो बच्चे पटना और कोटा जाके कोई वहां पे कोई बंदा होता है बोलने वाला? कोई नहीं होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चे अगर हमारे पास हैं तो हम उनका टेक केयर ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और जहां तक बात रही मोशन की, मेंटर्स की, तो आकाश की, ये सब बड़े ब्रांड्स है सर, ये पटना में भी हैं, आपके सहरसा में भी आ गए हैं। तो अगर कोई ब्रांड अपना नाम लेके आपके डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अदरवाइज आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है सर, हम लोग भी सोशल मीडिया पे हैं,
अगर सहरसा में कोई दिक्कत हो आकाश में, तो बच्चा जाके सोशल मीडिया पे ये बोलेगा कि मुझे आकाश में दिक्कत हुआ, और आकाश के 400 ब्रांच को वो घेरे में लेगा। ये नहीं बोलेगा कि आकाश सहरसा में दिक्कत हुआ है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं उनको एक बार बता दूं कि मैं आज कम से कम जो भी सवाल कर रहा हूं, ये सवाल वो हैं जो कि किसी भी एक माता पिता पेरेंट जो है उनके दिमाग में ये सवाल होंगे या बच्चे के मन में ये सवाल होगा। वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, और जो आप जवाब दे रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं सहरसा नाउ, जो हमारे व्यूअर हैं, उनको बहुत कुछ तस्वीर उनके सामने साफ होगी, और पिक्चर क्लियर जब हो जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपसे जुड़े या आपसे चर्चा करें, या सहरसा में जिस तरीके से और ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं और इसका विकास हो, खासकर लोगों को दिक्कत ना हो, बच्चों को दिक्कत ना हो, कोचिंग के लिए जो करना चाहते हैं उसके लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध हो जाए और कंफ्यूजन ना रहे। मैं आ रहा हूं विशाल जी के पास, मैं आऊंगा डॉक्टर चंदन, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, मिस्टर ऋषि जी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। विशाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप अपने इंस्टीट्यूट को रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा एवरेज है या वीक है, तो क्या सहरसा में उसे प्रॉपर गाइडेंस और अटेंशन जो कहते हैं मिल पाती है? हम इसकी गारंटी देते हैं, गारंटी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, इसकी गारंटी हम सभी दे सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि जो हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ाई करवा रहे हैं, चाहे प्री फाउंडेशन, एक तो सबसे बड़ा चीज है कि हम लोगों का बैचेज छोटा होता है बनिस्बत जो बाहर के शहरों में होता है। बाहर के शहरों में बहुत बड़ी भीड़ होती है एक एक बैचेज में। हम लोगों का बैच 40 to 60 स्टूडेंट्स का होता है। तो एक तरह से समझिए कि लगभग सभी बच्चे जो है वो टीचर और मैनेजमेंट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो जब कनेक्शन टीचर और स्टूडेंट का रहेगा या मैनेजमेंट और स्टूडेंट का रहेगा, तो एक एक बच्चे के एक एक प्रॉब्लम को हम लोग कैटर कर सकते हैं। हर बच्चे का कुछ ना कुछ अलग समस्या होता है, चाहे वो किसी कारण से ना पढ़ रहा हो, क्या हर चीज को हम लोग कैटर कर सकते हैं। मैंने एक बार इससे पहले भी बोला कि सर एक बहुत बड़ी चीज है कि हम लोग एजुकेशनल सपोर्ट के साथ साथ एक इमोशनल सपोर्ट उन लोगों के लिए क्रिएट करें, क्योंकि जो अभी का जनरेशन जिसको जेन जी कहा जाता है, और इन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा इश्यू है कि ये मेंटली बहुत फ्रेजाइल होते हैं। मतलब तुरंत हाँ तुरंत ना, मतलब ये लोग बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। और जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है इस इन जनरेशन के साथ, तो इनको सबसे बड़ा चीज है कि एक इमोशनल सपोर्ट, और इस चीज की कमी खास करके जो बच्चे बाहर जाते हैं, पेरेंट्स से दूर जाते हैं, तो उनको ये खलती है। और यहाँ पे एज ए जस्ट अ पेरेंट फिगर हम लोग सभी बच्चों को कैटर करते हैं, जिससे कि उन लोगों को प्रॉपर नर्चरिंग हो सके, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो या किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक वाइज हो। उसके लिए हम लोग उसको फोकस करवाते हैं कि हाँ आप बाबू इस टॉपिक को कर लो, ये टॉपिक आपका वीक जा रहा है, टॉपिक एनालिसिस हो जाता है। जो कि क्योंकि हम लोग छोटे छोटे जो बैचेज हैं, छोटा छोटा यूनिट्स है, तो हम लोग ज्यादा फोकस कर पाते हैं बनिस्बत बाहर के लोगों के। बहुत बढ़िया। डॉक्टर चंदन कुमार, प्रगति क्लासेस से हैं आप मुझे थोड़ा सा इस पर क्लियर कीजिए, थोड़ा समझाइए भी लोगों को कि सहरसा में पढ़ने से खर्च यानी एक्सपेंडिचर जो है, दूसरा मेंटल प्रेशर और फैमिली सपोर्ट के मामले में क्या फर्क पड़ता है पटना और कोटा के मुकाबले, ये समझाइए। देखिए, इतना निश्चित है, अभी जो एज होता है बच्चों को 9 से लेकर 12 तक, कम से कम बच्चे मानसिक रूप से काफी मतलब उतना स्ट्रांग नहीं रहते हैं, जिसके वजह से छोटा छोटा प्रॉब्लम में भी वो परेशान हो जाते हैं। तो निश्चित है उस परेशानी को कोई देखने वाला होना चाहिए, उस परेशानी को दूर करने वाला होना चाहिए। तो निश्चित है वो सबसे बेहतर तरीके से उनके पेरेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है रोल होता है उनके टीचर का। तो बाहर जब भी बच्चे जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। उनको यदि कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो सही ढंग से कहीं पर शेयर नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनका पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाता है। तो हमने देखा है, जैसे सहरसा में हम 10 साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमारे यहाँ से कई सारे ऐसे बच्चे भी रिजल्ट दिए जिनके बारे में उनके पेरेंट्स को भी भरोसा नहीं था कि ये बच्चे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन उनको एक प्रॉपर केयर हुआ, क्योंकि जब भी उसमें डेविएशन होता है तो पेरेंट्स को पता चलता है, पेरेंट्स हम लोग को बताते हैं, हम लोग का भी नजर रहता है, तो उनको फिर हम लोग सही डायरेक्शन में ले जाते हैं और बच्चे सफल हो जाते हैं। तो निश्चित है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से बच्चे जो है बाहर जाके परेशान रहते हैं। तो निश्चित है जब वो परेशान रहेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे।
तो उस चीज का जो है समाधान यही है कि बच्चे अपने माता पिता की देख रेख में अपने लोकल टाउन में पढ़े, जिससे कि उनके पेरेंट्स का जो गाइडेंस है वो प्रॉपर मिल सके और मानसिक रूप से वो परेशान ना रहे, क्योंकि मानसिक रूप से जब परेशान रहेगा तो फिर वो पढ़ाई कैसे करेगा। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं, वो यहाँ बहुत कम खर्च हो रहा है फिर भी वो परेशान रहते हैं, तो सर हमारा इतना तो खर्च हो रहा है, यदि हमारा रिजल्ट नहीं होगा तो फिर हम पापा को क्या जवाब देंगे। तो निश्चित है ये परेशानी वहाँ डबल हो जाता है। आप पटना की बात करें और कोटा का बात करें तो ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि जो रूम यहाँ पर अभी 2-2,500 में मिल जा रहा है सहरसा में, वही रूम आपको पटना में 5-6 हजार में मिलता है और वही रूम कोटा में आपको 10 हजार में मिलता है। तो बच्चे पर जो आर्थिक बोझ है वो ट्रिपल होता है, और इस एज में बच्चे को पता होता है कि हम अपने पेरेंट्स का कितना खर्च कर रहे हैं, तो उसके मन में एक मानसिक जी दबाव होता है जितना हम खर्च कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और उस प्रेशर में और बच्चे नहीं पढ़ाई करते हैं। एक होता है ना, एक चेन बन जाता है, वो प्रेशर लेते हैं जिसकी जी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते तो सब्जेक्ट उनको समझ में नहीं आता है, डबल प्रेशर हो जाता है, धीरे धीरे बच्चे जो है मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं और कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं, जैसा कि आप लोग सुनते ही होंगे। तो वो सारा परेशानी यहाँ पर मिनिमाइज किया जा सकता है, एकदम खत्म तो बहुत नहीं सारी किया जा परेशानी सकता। सामने आ जाती है। मोशन क्लासेस से मिस्टर ऋषि कुमार हैं हमारे साथ। एक ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर भी खूब चर्चा होती है, खासकर कोचिंग क्लासेस को लेकर, और खासकर जब ये कोरोना आया, कोरोना के बाद और कोरोना के दौरान इस कंसेप्ट पर बहुत बात हुई। ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई दोनों का ऑप्शन सहरसा में किस तरह से काम कर रहा है, थोड़ा सा इस पर आप अपनी जो आपकी अपना अनुभव है वो शेयर कीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में सर दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो जो बच्चों को केयर मिलना चाहिए वो केयर तो मिल नहीं पाता है, और ऑफलाइन क्लासेस में तो हम लोग जितना हो सकता है बच्चों को उतना केयर कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पेरेंटल केयर, अगर बीच में बच्चों को अगर कोई तरह का परेशानी होता है तो हम लोग डे टू डे पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं और पेरेंट्स के साथ बात रखते हैं बच्चों को लेकर के, ताकि बच्चों को कोई तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। अगर उसको पढ़ाई लिखाई में सारी चीजें क्लियर आ रही है तो हो सकता है कुछ पारिवारिक उलझने हो, या हो सकता है कुछ सगा संबंधी की उलझने हो, उस सब चीज में बच्चे आकर के खुद का एक गलत डिसीजंस ले पाता है, जिस चलते जो है बच्चा दिक्कत में पड़ जाता है। जब ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे हैं वो घर पे बैठ के तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसको एक मेंटरशिप और एक केयरिंग नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बच्चों को बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाते हैं। 1 महीने 2 महीने जब तक नया जोश रहता है तब तक तो नया क्लास लगता है, ऑनलाइन का तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे अगर टाइम स्पेंड होता है तो बच्चों का बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस चलते बच्चों की रुचि घट जाती है और बैकलॉग क्लियर करने के लिए कोई नए ऑप्शंस उसके पास नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास थोड़ा सा आप बेस्ट अपना है। वीडियो और चेक दूसरा कराइएगा, मैं तो मेरे दोबारा समझ आऊंगा से आपके ऑनलाइन तो पास। बहुत ज्यादा बेहतर मैं तो है आऊंगा नहीं, दोबारा आपके पास, लेकिन दीजिए, बच्चे आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मैं तब तक अपने रेजिडेंट एडिटर मथुरेश के पास चलता हूँ। मथुरेश जी, आप अब इतना कुछ सुनने के बाद, देखने के बाद, सीधे शब्द में बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि किन छात्रों को पटना या कोटा जाना चाहिए और किनके लिए सहरसा ही सबसे बेहतर विकल्प है। प्रेम सर, जो मेरा मानना है, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो काफी कुछ जो है पेरेंट्स की निगरानी में रह करके पढ़ते हैं। और जब यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पास बेहतर टीचर है, तो वो उसी पर जो है काम करे, यहीं पर रह करके काम करे। हाँ, जो अगर कुछ 12th के बाद की पढ़ाई होती है वो अगर यहाँ पर बेहतर नहीं है, उसके लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो हमें लगता है 12th तक की पढ़ाई के लिए जो सहरसा में काफी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जिसमें जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो 12th तक की पढ़ाई के लिए तो यहाँ पर रहेंगे सर बच्चे। हाँ, उसके हायर एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो फिर वो एक अलग ऑप्शन है। लेकिन 12th तक के लिए तो हमें लगता है कि यहाँ ठीक है। सभी हमने जो जूनियर सेक्शन से अभी जो डिबेट हुआ था, जो अप टू क्लास 10 तक की जो स्कूल है उनके काफी जो जिनके साथ बैठ करके जो पैनल थी उनके साथ बैठ के हम लोगों ने डिस्कस किया था, उनके साथ बातचीत में यही क्लियर हुआ, जो 10th तक तो कम से कम यहाँ क्लियर है, अब 12th में भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 12th तक में। तो ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो कोसी जोन के बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सहरसा में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जहां पर वो जुड़ के रह सकते हैं और अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं पेरेंट्स की निगरानी में। जी,
मतरेश जी, मैं इस राउंड में थोड़ा जानना चाहता हूँ निखिल सिंह राजपूत से या बाकी जो भी लोग हमारे साथ पैनल में, उनसे मैं जानना चाहूंगा। निखिल जी बताइए, अब तक तो हमने जो बात की, जो चर्चा की, उससे बहुत कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन आप ये बताइए कि आप आकाश इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप बोलिए, बताइए कि आकाश इंस्टीट्यूट ही क्यों आए, आप ऐसी क्या सुविधाएं दे रहे हैं, यहाँ बच्चों को क्या फायदा होगा, नहीं होगा। आप अपने संस्थान के बारे में अगर चाहें तो संक्षेप में बोले, एक एक करके मैं बाकी मेहमानों के पास भी आ रहा हूँ। देखिए सर, आकाश इंस्टीट्यूट जो है वो दूसरों से अलग ऐसे होता है कि हम लोग हर सेक्शन के बच्चों के लिए एक अलग प्लानिंग के साथ आते हैं। जैसे अगर हम लोग 7 से 10 तक के बच्चों की बात करें तो हम लोग एक स्कूल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। स्कूल को सपोर्ट करने का हमारा मेन जो मोटिव होता है कि स्कूल और कोचिंग दो अलग चीज है। हमें स्कूल से कोई कंपटीशन नहीं है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, वहां से उनको 10-12 की डिग्री मिलती है और हम एक सपोर्ट के लिए हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो 7 से 10 तक के बच्चे हैं उनको हम मंडे और ट्यूसडे 2 दिन शाम 2 बजे के बाद ही बुलाते हैं। मतलब 2 बजे के पहले बच्चे नहीं आ सकते हैं सेंटर पे। और बुधवार के दिन हम लोग कंटिन्यूअस बंद रखते हैं। बुधवार के जगह हम लोग संडे को ओपन करते हैं 7 से 10 तक के बच्चों के लिए फुल डे, कि आपने जो भी अपने स्कूल में पढ़ा है या जो भी आपको डाउट्स है या जो भी दिक्कत है वो पूरे संडे के दिन आप 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आपके 5 टीचर अवेलेबल हैं और उनके हिसाब से आप अपना जो भी डाउट्स वगैरह है वो क्लियर कर सकते हैं। वहीं जो जेई और नीट के स्टूडेंट है जो आफ्टर 12th पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक टाइमिंग रखा है जो कि सुबह 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक है, ताकि दोनों बच्चों को अलग अलग टाइम दे पाए। ये हमारा ये दूसरी चीज, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास। मिस्टर ऋषि कुमार जी 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 मिस्टर ऋषि कुमार, आपके साथ थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं निखिल जी के पास आ रहा हूँ। निखिल सिंह राजपूत, आप बताइए कि जो अभी बात हो रही थी, जो आप कह रहे थे, उसको थोड़ा आप कंटिन्यू भी कर लीजिए और ये बताइए कि जो 12th के बाद का जो एक ऑप्शन होता है काउंसलिंग, स्कूल को किस तरह से एक रोड मैप देना चाहिए बच्चों को, वो कैसे आए उनके पास, और आप लोग फिर उसको कैसे आगे कंटिन्यू करें कि बच्चों का जो वो एक कनेक्शन है वो बना रहे और कंफ्यूज ना हो करियर को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो सर मैं आपके माध्यम से स्कूल्स को ये बोलना चाहूंगा कि जो कोचिंग्स है वो कहीं से भी आपके राइवलरी नहीं है, वो आपके सर कोई भी मतलब अगेंस्ट वर्सेस में नहीं खड़े हैं। हमें दोनों स्कूल्स और कोचिंग दोनों को मिलके मेहनत करना पड़ेगा। तब जो अभी विशाल जी, चंद्र जी ने जो बात बोली रैंक्स की, तभी जाके हम सहरसा से रैंक कलेक्ट कर पाएंगे। अगर हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे कि नहीं हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो कोचिंग में नहीं जाएगा, कोचिंग में पढ़ रहा है तो स्कूल नहीं जाएगा, तो उसमें सर बच्चे का हानि है। इसीलिए हम लोग स्कूल के माध्यम से, बहुत सारे बड़े स्कूल हैं जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि सर आप 2 बजे 3 बजे के बाद बच्चों को बुलाइए, बच्चे अगर आपके यहाँ जाएंगे तो हमारे यहाँ कैसे आएंगे, तो हमने उसके हिसाब से अपनी टाइमिंग्स बदली हैं, संडे को ओपन किया है। आप कह रहे हैं कि दोनों अगर मिलकर काम करें तो रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। मिस्टर विशाल सिंह मेंटर्स एजुसर्व से हैं। मेंटर एजुसर्व क्यों, व्हाई? देखिए सर, खास करके यदि मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो कुछ चीजें जो है जो कि बहुत स्पेसिफिक हैं। हम लोग एक तो प्री फाउंडेशन में खास करके सभी सब्जेक्ट कैटर करते हैं, जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश, जो एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। और स्कूल में बच्चे तो पढ़ते ही हैं, स्कूल में बेसिक्स उनका अच्छा बनता है, बस उनको क्या है ना कि मार्क्स के कैटेगरी में बढ़ाने के लिए उनको एक नर्चर करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए जैसे हम लोग करते क्या है कि वीक में 3 to 4 डेज क्लासेस होती हैं। उसके बाद अल्टरनेट संडे में एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव कभी सब्जेक्टिव, और उसका रिजल्ट जो है बच्चों के साथ भी शेयर किया जाता है, पेरेंट के साथ भी शेयर किया जाता है, जिससे कि बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ पे हम लोग ध्यान दे सके। उसके बाद खास करके एक चीज रह जाती है जो कि कई बार बच्चे होते हैं जो कि थोड़े संकुचित होते हैं और क्लास में खुल के नहीं समझ पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं अपनी परेशानी। उसके लिए हम लोग 1-to-1 प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे कि बच्चों को चाहे कोई डाउट्स हो या फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको भी उसे फिर से समझना है, जिसको भी वो क्लास में करने के बावजूद भी वो थोड़ा सा झिझक रहा है, क्लास में होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हम लोग अल्टरनेट डे पे जो है जिस दिन उसका क्लास नहीं होता उसके अल्टरनेट डे में उसका एक डाउट सेशन रहता है और बैकअप सेशन क्रिएट करते हैं।
हर एक 2 वीक के बाद एक बैकअप सेशन क्रिएट होता है जिसमें उस टॉपिक को फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा रैपिड रिवीजन होता है बट उसमें बच्चों को अच्छा सुविधा मिलता है और वो उसको रिवाइज करके अपने मार्क्स को या अपने नॉलेज को दोनों को ग्रो कर पाते हैं। और रही बात जेई और नीट की, तो जेई और नीट के लिए हम लोग वीक में 4 to 5 डेज क्लासेस चलाते हैं और क्लासेस जो है 8:30 से 2 o'clock तक रहती है मॉर्निंग में। और उसके बाद उसमें जितने भी बच्चे होते हैं तो उनका एक हम लोग रोड मैप जी। तैयार करते हैं कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में किस तरह से ग्रो कर रहा है, और उसके लिए बजाते टीचर का एक पैनल रहता है जो कि पार्टिकुलर बच्चों को जो थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं उनके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, और जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं उनको और नर्चर करने के लिए उसको और बेहतर करते हैं। डॉक्टर चंदन कुमार, मैं बस आपके पास आ रहा हूं, लेकिन विशाल जी आप संक्षेप में क्यों बताइए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको संक्षेप में साफ शब्दों में बताइए। एक बहुत बड़ा जो कंसर्न की बात मैं कह रहा हूं वो ये है फैकल्टी को लेकर। फैकल्टी एक चिंता की बात होती है, दूसरा कि जो क्लासरूम है आपका और जो कोर्सेज हैं उसको पूरा करने का चैलेंज, रिजल्ट का चैलेंज, और पैसा खर्च कितना है, ये क्या है, इसको लेकर बताइए कि सहरसा के जो बच्चे पेरेंट्स हैं उनको कितना मतलब कॉन्फिडेंस आप दे सकते हैं अपनी बातों से या अपनी ओर से, ये थोड़ा सा कर दीजिए तो मुझे लगता है कि सहरसा नाउ के दर्शकों के लिए बड़ा बेहतर होगा। सबसे पहला चीज जो सर, बेसिकली हम लोग किसी भी चीज पे बात करते हैं तो सबसे पहला चीज कंडीशन आता है इकोनॉमिक कंडीशन, जिसमें कि जो कि इसका फी हो गया या फिर, तो सर एक तो सबसे पहला चीज है कि जैसे सहरसा के बच्चे भी सहरसा में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि उनका जो लॉजिंग का खर्चा या फूडिंग का खर्चा पहले तो वो बच जाता है। दूसरा चीज है कोर्स फी, जो है कोर्स फी बाहर के शहर के तुलना में किसी भी छोटे शहर में हमेशा कम होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होता है, रेंट कम होता है, बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिस फैक्टर पे हम लोग कोर्स भी मिनिमल टू मिनिमल रखते हैं। सेकंड चीज आपने जैसे कंसर्न बताया जो कि फैकल्टी के बारे में, जैसे थोड़ी देर पहले मथुरेश जी भी ने चर्चा किया कि टीचर भी यहीं के, स्टूडेंट भी यहीं के, तो सभी जो हमारे फैकल्टी होते हैं वो कहीं ना कहीं भी बाहर ही काम करके आए हैं। कई बार एक कंसर्न उठता है कि लोकल फैकल्टी, देयर इज नो वन इज लोकल। इफ यदि मैं सहरसा से हूँ, आज बहुत साल पहले मैंने कोटा में पढ़ाया, किसी ने भी आज वो सहरसा आ गए तो उनको लोकल कहें या हम बाहर के कहें, एक बहुत बड़ा कंसर्न उठता है। और फैकल्टी नॉलेज के बेसिस पे होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, नॉलेज के बेसिस पे होना चाहिए। डॉक्टर चंदन कुमार, प्रगति क्लासेस जो है वो क्यों ज्वाइन करे कोई बच्चा, आप इसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो पिछले 10 साल से हम लोग इस कोसी एरिया में काफी मेहनत की है और उसका नतीजा हम लोग को मिलना 2018 से शुरू हो गया था। तो पिछले लगभग 7 साल से हम लोग बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। इस साल के रिजल्ट का आप बात करें तो 10-10 बच्चे का मेडिकल में सिलेक्शन हुआ और अच्छे अच्छे संस्थान में, एम्स कल्याणी हो गया, IGMS हो गया, PMCH में हो गया, तो हर जगह जो बेहतर इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एडमिशन हुआ। और इंजीनियरिंग फील्ड में पहले कुछ उतना अच्छा रिजल्ट हमारा नहीं होता था, लेकिन इस साल से हम IIT में इस साल 3-3 बच्चों का रिजल्ट दिए हैं। तो निश्चित है एक बेहतर रिजल्ट हम दे रहे हैं और कई सालों से दे रहे हैं, तो निश्चित है हम आश्वस्त कर सकते हैं कोसी एरिया के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको। सो हमारे यहाँ आप जुड़ेंगे तो हमारे यहाँ वो फैसिलिटी है जिससे कि बच्चों को बेहतर रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक हमारे यहाँ जो भी टीचर है वो अवेलेबल रहते हैं बच्चों का जो पर्सनल डाउट्स होता है उसको क्लियर करने के लिए। क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से रिजल्ट नहीं होता, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का होता है, किसी को किसी खास कंसेप्ट में दिक्कत है, किसी बच्चों को दूसरे कंसेप्ट में, तो हर प्रॉब्लम को क्लास में सॉल्व नहीं जी टाइम के लिए हम खुद भी जी 7 बजे से रात 10-11 बजे तक काम करते हैं अपने संस्थान में। और हमारे फैकल्टी तो बस एक जी बेहतर जी व्यवस्था तो हम लोग दिए हुए हैं। रिजल्ट के लिए जो भी चीज चाहिए वो सारा बेहतर चीज हम लोग व्यवस्था अपने दे रहे हैं, प्रगति डॉक्टर चंदन कुमार कह रहे हैं बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं। मथुरेश जी, चलते चलते वक्त की कमी है क्योंकि वक्त अब हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा कंटेंट है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले, जब उसकी बात ना हो, ये अंतिम राउंड का सवाल है मेरा, संक्षेप में सबसे हम बात करते चले कि बोर्ड एग्जाम को लेकर क्या माहौल देख रहे हैं, संक्षेप में आप बताइए, फिर मैसेज हम इनसे लेंगे कि बोर्ड के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। 30 सेकंड में इनसे भी हम थोड़ा
एक संदेश उनके लिए लें, लेकिन आप बताइए माहौल क्या है सहरसा में बोर्ड एग्जाम को लेके? सर हम लोग जब गांव यात्रा पे गए हैं तो गांव में भी बच्चे काफी एक्साइटेड रहते हैं पढ़ने में, काफी जो मतलब अगर बच्चों की बात करें तो वो भी जो है अगर देखेंगे बोर्ड को लेकर के जो है काफी मतलब तैयारियों में लगे हैं। यहाँ पर जो है कई सारे इंस्टीट्यूट है जिसमें जो है मथुरेश, मैं ये सवाल जो आपसे किया ना, आपके उसी वीडियो को देखकर किया था, जब एक गांव में आप लड़कियों से बात कर रहे थे, छात्राओं से बात कर रहे थे, वो स्कूल से आ रही थी और आपने ये सवाल भी किया था कि बोर्ड को लेकर कैसी तैयारी चल रही है, कब से एग्जाम है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। गांव में जब बच्चों से भी हमने बात की थी तो वो भी जो है बोर्ड को लेकर के काफी तैयारी कर रही है। अगर छोटे छोटे अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो जो बड़े ब्रांड के हैं वो तो सहरसा में है। इसके अलावा जो पर्सनली टीचर है जो सिंगल अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर के भी पढ़ा रहे हैं, उनके पास भी काफी बच्चे जाते हैं, वो भी तैयारी करते हैं। तो तमाम तरह के जो टीचर हैं वो भी जो है बोर्ड को लेकर के तैयारी करवाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर कॉन्फिडेंट है और पेरेंट्स के निगरानी में पढ़ रहे हैं और ठीक है। ठीक है, ठीक है। अंतिम सवाल है इस राउंड में, अंतिम सवाल, इसके बाद मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। मैं निखिल सिंह राजपूत से कहूंगा कि आप बच्चों के लिए कोई मैसेज दें जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, संक्षेप में, लेकिन 30 सेकंड में एक मैसेज दीजिए बच्चों को ताकि उनको ताकत मिले। निखिल नहीं है, विशाल जी आप बताइए, आप कोई एक मैसेज दे बच्चों को, थोड़ा एक हिम्मत बंधे और उनको लगे कि उनके साथ जो सहरसा के कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनके साथ हैं और मोरल बूस्टअप कर रहे हैं आप लोग। जी सर, खास करके मैं बोर्ड परीक्षार्थी हो, चाहे वो 10th हो या 12th हो, मैं उनको कहना चाहूंगा, जैसा कि थोड़ा देर पहले चंदन सर ने डिस्कस भी किया था कि ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसा कि बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, खास करके सीबीएसई ने तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए फोकस कर ही दिया। दैट मीन्स कि आपको जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा कंपटीशन बेस्ड है। तो इसलिए आप लोग इस बार जो फोकस करें तो इसमें ये ध्यान रखें कि सिर्फ थ्योरी से ही काम नहीं चलेगा, आपको न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत भारी चीज नहीं है, डरना नहीं है, बोर्ड डरना नहीं है, पड़ाव है, विशाल इसको सिंह पूरा कह रहे करना हैं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। डॉक्टर चंदन कुमार, आप बच्चों के लिए क्या मैसेज देने वाले हैं? बच्चों को किस तरीके से आप तैयार करना चाहते हैं? और बच्चे जो मेंटली जो थोड़ा सा आके एग्जाम के सामने घबराने लगते हैं और उनको थोड़ा एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, आप क्या कहते हैं कि उनको किस तरीके से अपने आप को मजबूत रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात है ये, सबसे पहले ये बहुत सारे बच्चों के साथ देखे, उनके पास नॉलेज होता है, वो प्रॉपर वो आंसर दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम के प्रेशर के वजह से वो भूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं संडे को, तो बच्चे आके बोलते हैं सर आ रहा था लेकिन टेस्ट में नहीं हुआ, और घर गए तो हमारा क्वेश्चन वो बन गया था। तो इसके लिए हम बच्चों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाए और जो कम से कम जितना आ रहा है आप उसको कम से कम उसको लिख के आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के साथ ये देखते हैं, नॉलेज उनके पास होता है, वो प्रॉपर आंसर दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम के प्रेशर की वजह से, घबराहट की वजह से वो आंसर बढ़िया से नहीं कर पाते। इसलिए हम चाहेंगे बच्चे जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाए, घबराने की जरूरत नहीं है, और आप मेहनत किए हैं, पढ़े हैं, तो निश्चित है आपका बोर्ड का एग्जाम भी बेहतर जाएगा, और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जी निखिल जी, संक्षेप में आप भी दीजिए, बोर्ड के बच्चों के लिए मैसेज क्या है आपके? सर देखिए, मैं तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ तो एग्जाम्पल भी वहीं से दूंगा। प्रैक्टिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आप सर कहीं भी किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछ ले वो बच्चा हल करेगा। तो प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस लेवल, जो चंदन जी अभी बात की, जिसके लिए कॉन्फिडेंस टीचर जो होते हैं हमारे यहाँ या फिर जो भी बड़े संस्थान होते हैं, उसके टीचर्स को पता होता है कि बच्चों को कैसे कॉन्फिडेंस में लेना है, और बच्चों से यही बस है कि वो प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस। यानी कि प्रैक्टिस जो है मेक्स परफेक्ट वाली बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। आजकल थोड़ा ऑनलाइन के जमाने में बच्चे लिखना कम चाहते हैं, लिखते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, वो लेक्चर सुनना और ऑनलाइन क्लास सुन के उनको लगता है कि बहुत बेहतर तैयारी हो गई है, लेकिन जितना आप लिखेंगे उतना बढ़िया परीक्षा में करेंगे। हमने दो बातें, आप एक ही क्वेश्चन पे 10 जगह जाके जो आप बनाते हैं, उससे बढ़िया है कि आप 10 क्वेश्चन को एक टीचर से समझिए। हो सकता है वो 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस
फिर बात होगी आपसे। आज की जो पूरी चर्चा है, आज की पूरी चर्चा का निष्कर्ष जो है वो साफ है। सहरसा अब सिर्फ छात्रों को बाहर भेजने वाला जिला नहीं रहा। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड परीक्षा की सशक्त तैयारी, अंग्रेजी बोलचाल और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ठोस विकल्प मौजूद है। हालांकि इस पर अलग से एक दिन चर्चा करेंगे, आज चर्चा बहुत हो नहीं पाई इस पे। अनुभवी फैकल्टी, बेहतर संसाधन और लगातार आ रहे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट ये साबित करते हैं कि गुणवत्ता वाली पढ़ाई अब यही संभव है। कम खर्च, पारिवारिक माहौल और सही मार्गदर्शन, ये सहरसा की नई पहचान बन गई। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, पटना, कोटा या दिल्ली अब मजबूरी नहीं, सिर्फ एक विकल्प है। जैसा कि मथुरेश कह रहे थे कि आप यहां भी पढ़ाई कर सकते हैं, यहां भी आपके लिए विकल्प है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 12th के बाद आपको बाहर जाके पढ़ना है तो ये विकल्प है। और ये आप डिसाइड करेंगे, आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, परिवार डिसाइड करेगा। लेकिन सहरसा शिक्षा और स्किल दोनों के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद और आत्मनिर्भर केंद्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि मेरी इस बात से जो पैनलिस्ट है वो भी इत्तेफाक रखते होंगे। डॉक्टर चंदन कुमार आप जुड़े, ऋषि कुमार आप जुड़े, निखिल सिंह राजपूत आप भी जुड़े, इस वक्त फिलहाल नहीं, वो विशाल सिंह आप जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे रेजिडेंट एडिटर मथुरेश आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी। सहरसा नाउ जो दर्शक देख रहे हैं उनसे वादा है कि आपसे जुड़े जो भी सरोकार है उसको लेकर हमेशा सहरसा नाउ आता रहेगा ऐसे ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।